हेलो दोस्तों, मैं आशु एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी चैनल पर। इस चैनल के ऊपर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारी एनसीईआरटी कंप्लीट की जा रही है। इसी सीरीज की श्रेणी में आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 7 होगा। तो आइए हम चलते हैं लेसन नंबर 4 पर। लेसन नंबर 4 का नाम है आरंभिक नगर। इस आरंभिक नगर को जानने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपको जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर है लेसन्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। पहला लेसन था हमारा क्या कब कहाँ और कैसे। दूसरा लेसन था आरंभिक मानव की खोज। और तीसरा लेसन था भोजन संग्रह से उत्पादन तक। कहने का मतलब कि जो पहला लेसन था क्या कब कहाँ और कैसे, मैं तीनों लेसन की थोड़ी सी संक्षिप्त भूमिका आपको दे रहा हूँ, क्योंकि चौथे लेसन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आसान रहेंगी, थोड़ी सी मदद करेंगी। जो पहला लेसन था क्या कब कहाँ और कैसे, इसमें आपको ये बताया गया था कि किस तरीके से एंशियंट ह्यूमंस। एक बार ले चलता हूँ आपको पहले लेसन की तरफ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि आपका पहला लेसन जो था वो क्या बता रहा था। थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, पहले लेसन में आप जो है ये जान चुके थे यात्रा के बारे में कि क्यों एंशियंट ह्यूमंस यात्रा करता था, यात्रा करना उसे क्यों बहुत जरूरी होता था। दूसरा, आपने ये जान लिया था कि जो एंशियंट ह्यूमंस है, एंशियंट ह्यूमंस के बारे में अगर हमें कोई जानकारी लेनी होती थी तो हम पांडुलिपि का यूज करते थे। जो पत्तों पर लिपि लिखी जाती थी, पत्तों पर जो भाषाएं लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि कहते हैं। दूसरी जो चीज़ थी, तीसरी जो चीज़ थी वो अभिलेख के बारे में थी। मैं अभिलेखों के बारे में हम जान लेते थे कि अभिलेख का मतलब होता था जो कोई भी चीज़ें पत्थरों पर लिखी जाती थी, जैसे शासक लिखते, जो अशोक का अभिलेख हमें मिला था पाकिस्तान की तरफ, वो अभिलेख के बारे में हमें जानकारी मिली। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बारे में, पांडुलिपि के बारे में, अभिलेख के बारे में, इन दोनों से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता था उन दोनों का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें हमने पुरातत्व कहा, उन्हें हमने इतिहासकार कहा। पुरातत्व जो था, पुरातत्व का मतलब होता था कि जहाँ पर जानकारी, पुरानी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जिस जगह पर हमें जो भी सामान मिलते थे, हड्डियाँ मिलती थी, ऑर्नामेंट्स मिलते थे, आभूषण मिलता था, खेल खिलौने मिलते थे, तो वो सब जो जगह थी वो पुरातत्व कही जाती थी। तो इसी तरीके से हमने पहले लेसन में थोड़ा जान लिया था, हमने ये भी जान लिया था कि कृषि का आरंभ हो चुका था 8,000 साल पहले, सिंधु सभ्यता बन चुकी थी 4,500 साल पहले, और मगध जैसे एक बड़े राज्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। अर्थात हमें जान चुके थे कि नदियों के किनारे राज्यों का निर्माण शुरू हो चुका था। अब हम देखते हैं सेकेंड लेसन में हमने क्या सीखा। सेकेंड लेसन में हमने सीखा कि किस तरीके से आरंभिक मानव अब खोज करना शुरू कर देता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है। ये हमने जाना। हमने दूसरे लेसन में ही ये बताया कि जो हमारा आदि मानव था उसको हम आखेट खाद्य संग्राहक कहते थे, क्योंकि उसका काम ही यही था कि घूम घूम कर भोजन को एकत्रित करना और जानवरों को मारना और अपना सेवन, अपने भोजन के लिए प्रयुक्त करना। उसके बाद हमने ये जाना तमाम तरह के हमें पत्थरों के बारे में जानकारी मिली। पत्थरों से नुकीले पत्थर मिले, थोड़े से कम धारदार पत्थर मिले, चौड़े पत्थर मिले। इन पत्थरों से हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से आदि मानव पत्थरों का यूज कर रहा था। शुरू में वो पत्थर नुकीले नहीं थे, थोड़े से चौड़े रहते थे। बाद में जब नवपाषाण काल आया, मध्य पाषाण काल आया, सब मिसोलिथिक एरा कहते हैं, उस एरा में पत्थर थोड़े छोटे छोटे पत्थर हुआ करते थे। नवपाषाण काल आते आते पत्थर बहुत ही धारदार हो चुके थे, क्योंकि अब वो जान चुका था कि धारदार पत्थरों से जानवरों का शिकार करना बहुत ही आसान है। चित्र देख रहे हैं आप, चित्र से क्या कर रहा है, वो घास को निकाल लेता था। दोनों चित्र में आप देखेंगे घास निकालता था उससे आसानी से। ठीक है, ये कुछ प्लेसेस थे जहाँ प्लेसेस पर तमाम तरह के प्रूफ मिले। यहीं पर आपने ये पढ़ लिया कि 3 अवस्थाएं होती थी, 3 काल बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल था, जितने भी जो मोस्टली जितने भी घटनाएं होती थी, कहा जाता है कि ऐतिहासिक जो आदि मानव था, आदि मानव के जीवन की जो सबसे जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का जो 99% घटनाएं हैं वो इस काल में ही समाप्त हुई, अर्थात पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई। इसके साथ साथ 2 बातें और थी, ये थोड़ा देख लीजिए।
एक था कि जहाँ पर पत्थरों से हथियार बनाते थे उसे हम उद्योग स्थल कहते थे, और जहाँ पर इंसान पत्थर भी से हथियार भी बनाता था और रहना भी शुरू कर दिया था, उन प्लेसेस को हमने आवासीय और उद्योग स्थल कहा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हैं। पत्थर का निर्माण कैसे कराया, हमने पढ़ लिया, पत्थर से पत्थर को टकराया, दबाव शल्क तकनीक का प्रयोग किया और पत्थरों से हथियार बनाना उसने शुरू कर दिया। जलवायु के बारे में हमने पढ़ा कि 12,000 साल पहले शायद माना गया कि जलवायु बदल गई। जलवायु बदलने का मतलब कि अब धरती के ऊपर छोटे छोटे पौधों का निर्माण, छोटी छोटी घासों का निर्माण होना शुरू हो गया। उसके बाद जानवरों की उत्पत्ति हुई और उसी जानवरों की उत्पत्ति से इंसान जो है धीरे धीरे उसे जानवरों के पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने का मतलब वो शिकार करता था, उन्हें जानवरों से खाना सीखा और इसी चक्कर में वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचता चला गया। वो हर जगह फैलता जा रहा था। ये हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शैल चित्रकला के बारे में कुछ मिला। कहने का मतलब कि पत्थरों के ऊपर जो गुफा थे, उस गुफा के ऊपर, गुफा के पास जो पत्थर था, उन पत्थरों के ऊपर चित्रकारी भी देखने को मिली। और चित्र को अगर आप देखेंगे, इस चित्र को, तो एक बात आपको समझ में आएगी। इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी किस तरीके से एक इंसान भाग रहा है और उसके पीछे एक जानवर भाग रहा है और उसके पीछे इंसान पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सीखी हमें। शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रूफ मिला पूरा पाषाण काल से। कर्नाटक की तरफ इसे भी देख लीजिए थोड़ा सा, कर्नाटक में हुंसे की जगह थी, वहाँ से कई सारी चीज़ें मिली। कहने का मतलब अब हमने एक टर्म सीख लिया यहाँ पर, साइट। साइट का मतलब स्थल, स्थल का मतलब कि वो सारी चीज़ें जो हमारे एंशिएंट ह्यूमन्स को समझने में मदद करती थी, अर्थात वो चीज़ें जो एंशिएंट ह्यूमन यूज करता था और उसे किसी यूज करने के बाद किसी स्थान पर फेंक दिया था, उसके ऊपर तमाम तरह की मिट्टी की लेयर खड़ी होती चली गई। कहते हैं माउंड बन गया, खंडहर बन गया, और उसी खंडहर में सारी चीज़ें मिली और उस चीज़ों को निकाल कर आर्कियोलॉजी ने स्टडी की और उसी स्टडी को समझाता है हमारा इतिहासकार। फिर ये कुछ चीज़ थी, फ्रांस की दीवारों पर ऐसे चित्र मिले थे, बच्चों ने खोजे थे, 4 लड़कों स्कूल के बच्चों ने खोजा था। वहाँ पर ये जो 2 जानवरों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया और दिखाया गया कि जो रेड कलर का आपको पीछे पीछे चित्र दिख रहा है, ऐसा माना गया कि लोहे की चूड़े थे। अब चित्र से अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि ये चीज़ें तब की जाती हो, ऐसी चित्रकारी तब बनाई जाती हो जब आपस में 2 कबीले आपस में युद्ध करते होंगे, या 2 जो ग्रुप था लोगों का वो आपस में युद्ध करता होगा और उनके जानवर आपस में लड़ते होंगे और कोई जीत जाता होगा, तो उस खुशी के सेंस में, खुशी को जताने के लिए ऐसे चित्रों का प्रयोग किया जाता होगा। ये सारी चीज़ें सीखी हमने उपयोगी शब्दों को। आखिर तक खाद्य संग्रह, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण। अब इसे तीसरे लेसन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा, बहुत जल्दी हम पहुँच रहे हैं चौथे लेसन पर। थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को दिमाग में रखना भी जरूरी था कि अब इंसान क्या हो रहा है। इंसान अभी तक तो क्या कर रहा था, घूमता था, घूम घूम के अपना जीवन यापन कर रहा था। अब इस लेसन में हम देखेंगे किस तरीके से उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अर्थात अब उसके अंदर ये प्रवृत्ति आने वाली है कि वो एक जगह पर रुकने वाला है और एक ही जगह पर रुककर वो खेती करने वाला है, पशुपालक बनने वाला है। और इस तरीके से उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, डोमेस्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं, अर्थात बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से तीसरे लेसन में ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो खेती और पशुपालन की प्रवृत्ति उसके अंदर आती है और ये किसान बन जाता है, पशुपालक बन जाता है। और एक बात और सबसे बड़ी बात ये कि वो धीरे से अंतर कर लेता है दोनों चीज़ों में। किन चीज़ों में अंतर करता है, तो वो पौधे, जो पौधे होते हैं, जो जंगली पौधे हैं, जो डोमेस्टिक प्लांट्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट कर लेता है। अर्थात जो पौधे उसे नुकसानदायक लगते हैं, जिसे खाने, जिसकी पत्तियां बहुत ही जहरीली होती, जिसके बीज जहरीले होते, उसे वो नहीं उगाता है, लेकिन जो उसके लिए उपयोगी होते हैं उसे उगाता है, अर्थात उसे जंगली पौधों को अलग कर देता है। ठीक उसी तरीके से वो जंगली जानवरों को अलग कर देता है, पालतू पशुओं को पालना शुरू कर देता है। फिर अनाज का वो संग्रह करने लग जाता है, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। इस तरीके से वो हर चीज़ों को इस लेसन तक आते आते वो सीख गया था।
इसका मतलब अब उसके अंदर तमाम चीज़ें आ चुकी थी, अब वो सीख चुका था। जानवरों को हमने बोला खाद्य भंडार चलता फिरता, क्योंकि जानवर ग्रुप में चला करते थे। जो आदि मानव था वो उसे लेकर जाता था, घुमाता था, घास की तलाश में बहुत दूर दूर जाता था। वो अपने बच्चे को गाय, जो पशु होते थे, बच्चे को जन्म देते थे। जन्म देने से उनकी संख्या भी बढ़ती चली जाती थी, और जो जो आदि मानव था उसे दूध की प्राप्ति भी हो जाती थी। इस तरीके से कार्य आगे बढ़ रहा था। फिर ऐसे ही बहुत सारे प्लेसेस मिले, साइट से मिली, और जिन साइट पर तमाम तरह की हड्डियाँ मिली, जानवरों की हड्डियाँ मिली हमें, कुछ फसलों की प्रूफ मिले हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और फिर अब उसके अंदर, इंसान के अंदर अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति आ चुकी थी, क्योंकि खेती करना था, और खेती करने के लिए एक जगह पर रुकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो एक जगह पर नहीं रुकता तो फसलों की देखभाल नहीं कर सकता। क्योंकि अब सीख चुका था फसलों को बोना, फसलों को उगाना, ये सब कुछ सीख चुका था। उसके बाद इन फसलों को स्टोर करने के लिए कुछ बर्तन होते थे, उस बर्तनों को उसने सजाना शुरू कर दिया था। अब हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी टर्म आया था, छोटा सा टर्म जिसे बोलते हैं जनजाति, ट्राइब से बोलते। अब देखिए आप ट्राइब तक पहुंच चुके हो आप। अब इंसान ग्रुप में रहना शुरू किया है, ग्रुप में रहना शुरू किया, एक जनजाति शब्द का निर्माण हुआ। अर्थात जो किसानों, जो पशुओं, जो पशुपालक थे, उनका जो समूह था वो बन गया जनजाति, और सब एक ही जगह पर एक छोटी सी बस्ती में रहना शुरू कर दिए। तो गांव का निर्माण हो गया, तो गांव का निर्माण हुआ, और पूरे गांव के लोगों का मुख्यतः एक ही कार्य था, फसल उत्पादन। तो अब इंसान भोजन संग्रह भी कर चुका है। अब आप खुद सोचिए, एक बार फिर से तीनों लेसन्स को दिमाग में रखिए और देखिए, इंसान सब कुछ धीरे धीरे सीख चुका है। अर्थात अब क्या होने वाला है, अब लोग ग्रुप में रहने लगे हैं, ग्रुप में रहने की आदत हो चुकी है, ट्राइब से बन चुकी है, खेती करने लगा है, हथियार के बारे में जान चुका है। तो अर्थात अब नगरों का निर्माण होने वाला है। अब चौथे लेसन में हम यही पढ़ते हैं कि अब नगर आ चुके हैं, नगरों के बारे में हम जान लेते हैं। ये सारे प्रूफ मिले थे चित्र में, जो आप देख रहे हो मेहरगढ़ में, कि इंसान और उसके जो पशु जो था, जो बकरी थी, बकरी की हड्डी यहाँ पर देखने को मिलती है, इंसान दोनों की हड्डियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। अर्थात ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें उसे प्रिय रहती थी, मृत्यु के बाद उसे एक साथ दफना दिया जाता था। तो कहने का मतलब कि अभी एक बार फिर से देख लीजिए, कृषक किसे उपयोगी शब्द में कृषक आ गया, पशुपालक आ गया, नपाषाढ़ युग आ गया, बर्तन आया, जनजाति, गांव, घर, क्लब, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम इंसानों ने नगरों का निर्माण कर दिया है, अब हम नगरों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा समय लिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने समय दिया। फिर से आते हैं लेसन 4 में, भूमिका बनानी थोड़ी ज़रूरी थी। चलिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है, एक का नाम जसपाल, हरप्रीत है, घर की गलियों में खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक क्या होता है, खंडहर की तरफ देखते हैं, उस खंडहर को देखते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि उस खंडहर को वो भूतहा घर कहते हैं। लेकिन उस खंडहर के ऊपर जो एक वास्तुकला बनाई गई थी, जो डिजाइन तैयार की गई थी, लकड़ी थी वहाँ पर, उसे बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी हुई थी। एक महिला ने देखा और कहा कि वो जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर है। अब जब नक्काशी बहुत ही सुंदर है, तो इस महल को, इसे बच्चा भुतहा घर कह रहे हैं, इसे हमें बचा कर रखना चाहिए। मंत्री जी को फ़ोन किया गया, मंत्री जी ने उसकी व्यवस्था की, फिर वो आगे कहानी चली। तो वही बात होती है। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी के बारे में। हड़प्पा की कहानी, क्या होता है कि आज से 150 साल पहले पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पर कुछ इंजीनियर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा, वो जो जगह थी जहाँ पर एक काम हो रहा था, उसका नाम था हड़प्पा। उस जगह पर उन्होंने देखा कि एक खंडहर मिला, और उस खंडहर में बहुत ही अच्छी अच्छी ईंटें थी। लोगों ने सोचा कि ये ईंटें तो बहुत अच्छी हैं। इंजीनियरों ने सोचा कि ईंट तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ईंट को उखाड़ा, और सारे ईंट को उखाड़ के लेते चले गए, और उसी ईंट से उन्होंने लाइन बिछा दिया। तो जिस जगह पर ये मिला, ये ईंट मिला, यही जगह कहलाया पूरा स्थल। और जिस जगह पर मिला था, वो जिस, कहने का मतलब कि जो सिटी थी, उस सिटी का नाम था हड़प्पा। तो कहने का मतलब कि हड़प्पा नामक जगह पर हमें ईंट मिला था, और इसी ईंट को इंजीनियर ने निकाल कर सारी रेलवे लाइन बिछाने में लगा दिया।
इसके साथ साथ जो ईंटें थी, ईंट की इमारतें मुझे मिली थी, हम लोगों को मिली थी, वो ईंट की इमारतें इसका मतलब नष्ट हो गई। 80 साल बाद जब दूसरे पुरातत्वविदों ने उस चीज़ की खोज की तो उन्हें ये पता चला कि लगता है कि जो खंडहर थे, उन्होंने जो 80 साल बाद जब दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट आए, जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा, उन्होंने भी खुदाई की, तो जब खुदाई की तो उसी तरह की ईंट के जो बड़े बड़े खंडहर थे, जो बड़ी बड़ी मकानें थीं। यहाँ तक तो ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला मकानें मिली हमें, तो उसके ईंट मिलते थे और उस ईंट को उन लोगों ने निकाल कर हर जगह लगा दिया था। तो ऐसी ईंटें हर जगह मिली, बहुत जगह मिली, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा में मिली थी। इसीलिए उसके बाद जहाँ पर भी खुदाई हुई और ऐसी ईंटें मिली तो उन सबको हमने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिली हुई चीज़ें कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पहले खुदाई जब हुई तो हड़प्पा में हुई, हड़प्पा में ईंट मिला, इसीलिए उसके बाद जितनी जगहों पर खुदाई हुई और ईंट मिला तो इन सबको मिला करके हमने हड़प्पा सभ्यता कहना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन का निर्माण आज से 4700 साल पहले हो चुका था। आज से 4700 साल पहले हो चुका था। अब बात ये आती है कि क्या हम आजकल क्या होता है, पुरानी इमारतों को तोड़कर नए नए भवन बनाए जाते हैं। ऐसा करना वास्तव में उचित नहीं होता है, क्योंकि इन पुरानी इमारतों को हम संरक्षित करके हम आने वाली अपनी पीढ़ी को ये अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि ये आपकी पुरानी विरासत है और इसी पुरानी विरासत पर, उसी पुरानी विरासत की सहायता से आप बड़े हुए हो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमें अपने पुरानी इमारतों को, पुराने भवनों को संरक्षित रखना चाहिए। अब जो नगर मिले थे उन नगरों की विशेषता क्या थी ये देखते हैं। हड़प्पा में जो नगर मिले, देखा गया कि उन नगरों में 2 हिस्से थे। जो पश्चिमी हिस्सा था, जनरली कहा जाता है कि एक अगर कोई भी चीज़ की जब आप स्टडी करते हैं तो 4 पार्ट उसके होने चाहिए। राइट वाला ईस्ट होता है, लेफ्ट वाला वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो उसी तरीके से सोचिए, जो पश्चिम वाला भाग था वो छोटा था लेकिन बहुत ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम वाले बातचीत के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये पश्चिम, ये ऐसे देखा जाए तो 4 पार्ट हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो पश्चिम में जो भाग मिले वो बड़ी छोटे थे लेकिन ऊंचाई पर बने थे, और जो पूर्वी भाग थे वो नीचे की तरफ थे। पूर्वी भाग नीचे की तरफ थे, पश्चिमी भाग ऊपर की तरफ था। ठीक है, और जो ऊपर वाला भाग था इसको लोगों ने, पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा था। क्या कहा था? नगर दुर्ग कहा था। जो नीचे वाला भाग था उसको उन लोगों ने निचला नगर कहा था। और ये सारे नगर जो थे वो चारों तरफ से पक्की ईंटों से घिरे गए थे। मतलब कि ऐसे पक्की ईंटों से वो चारों नगर जो नगर थे वो पक्की ईंटों से 4 दीवारियां बनाई गई थी। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उस समय की नक्काशी कितनी अच्छी थी। उस समय की कहते हैं कि इंटरलॉकिंग का मतलब होता है दीवार की चिनाई इतनी अच्छी तरीके से की गई थी कि आज से इतने हजार साल पहले की बात है कि ईंट लगाई गई थी, ईंटों की बाउंड्री बनाई गई थी और ईंट की बाउंड्री आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है। तो सोचिए कितनी अच्छी चिनाई उस समय भी हुआ करती थी। और जो नगर दुर्ग बनाए गए थे वो उस नगर दुर्ग में बहुत अच्छी अच्छी इमारतें भी बनाई गई थी। अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो में अगर हम जाएंगे तो मोहनजोदाड़ो के अंदर आपको खास करके तो मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा तालाब मिला था। कहने का मतलब उस तालाब को जो हमारे पुरातत्वविद थे उस पुरातत्वविदों ने उसे स्नानागार कहा था। उस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उस समय इस्तेमाल किया गया था। और यहीं पर बात नहीं खत्म हुई थी। ईंट और प्लास्टर के निर्माण के साथ साथ पानी जमीन के नीचे न जाए, पानी का रिसाव न हो पाए, इसके लिए उन लोगों ने चारकोल की परत भी चढ़ा दी थी। आजकल तो हम चारकोल की परत ही नहीं चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ एक बार चलिए आपको हम थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो की तरफ ले चलते हैं और फिर थोड़ा सा दिखाते हैं। घूमिए आप थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो को, उस महान स्नानागार को देखिए। यहाँ देख रहे हैं आप। तो कहने का मतलब कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा
इसी हिस्से में पानी नीचे की तरफ न चला जाए तो हम चारकोल की लेयर लगा देते थे। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, आपको दिख भी रहा होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पानी इसमें भरा जाता था, ठीक है, कुएं से पानी निकाला जाता था और इसमें पानी भरा जाता था, और जब इसका काम समाप्त हो जाता था तो पानी इसका ख़त्म कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि नगर के जो विशिष्ट व्यक्ति होते होंगे वो दूसरी तरफ की सीढ़ियों से आया जाया करते होंगे, और नगर के जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे वो दूसरी सीढ़ियों से आया जाया करते होंगे। चित्र में भी देखिए तो ऊपर की चीज़ें ये थोड़ी सी ऊंची दिख रही हैं, तो यही समझ ऊपर का दुर्ग जो नगर दुर्ग कहा जाता था, नीचे नगर भवन हुआ करते थे। आते हैं फिर से ऊपर की तरफ, तो ये चीज़ देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद दो स्पेशल ऐसी जो साइट थे, कालीबंगा और लोथल। राजस्थान में जाएंगे तो आपको कालीबंगा मिलेगा, लोथल में जाएंगे आपको कुछ अच्छी तो दिखा भी देता हूँ, शायद दिया हो। हाँ, ये देखिए मैप में, देखिए आप लोग मैप को देखेंगे तो ये देखिए आपको सिंध नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, और यही रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता मिली थी। देख रहे हैं, यही रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता मिली थी, और यहीं पर कालीबंगा के पास राखीगढ़ी मिला था। राखीगढ़ी प्लेसेज मिला थे, प्लेसेज राजस्थान में है। यहाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो है गुजरात के पास जो है आपको कुछ प्लेसेस दिखाई देंगे, जैसे कि आपको धौलाबेड़ा, सूरकोतरा, लोथल, ये सब मिलेगा। ये साइट्स हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें हमें देखने को मिली। तो देखा गया कि कालीबंगा और लोथल, मतलब ये वाला प्लेसेज ये गुजरात के पास जो लोथल है, और ये कालीबंगा दिखाता हूँ आपको। जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा जो राजस्थान के समीप है, वहाँ पर हमें अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले। इसका मतलब कि अग्नि का प्रयोग इंसान ने तो वैसे बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, यहाँ पे यज्ञ किए जाते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ लोथल में तो बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, यहाँ पे भंडार को सुरक्षित किया जाता था, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई। अब चलते हैं हम उस समय की भवन, नाले और सड़कों को समझने की कोशिश करते हैं। भवन, नाले और सड़कों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो उस समय के बिल्डिंगें थी, जो आमतौर पर जो भवन बने थे, वो एक या दो मंजिले के हुआ करते थे। उस समय सोचिए, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, उस समय जो नगर थे वो एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी गाँव में जाएंगे तो देखेंगे घर के आंगन के चारों तरफ ही कमरे बने होते हैं। एक स्नानागार हुआ करता था, घर में कुएं हुआ करते थे, बट आज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो नालियाँ थी, बहुत अच्छी तरीके से नालियाँ बनाई गई थी, आप सोचेंगे तो एकदम शौक हो जाएंगे। या फिर ऐसी भी नालियाँ उस समय बना करते थे। जो नगरों की नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, इसके साथ साथ उन्हें सीधी लाइन में बनाया गया था। नाली में हल्की सी ढलान रखी जाती थी, मतलब ऊपर की तरफ उठी होती थी, नीचे की तरफ थोड़ी सी ढलान में आई गई होती थी, क्योंकि आसानी से पानी बह आता था। नाली का कचरा ऊपर ना पाए उसको ढका गया रहता था। इसके साथ साथ जो छोटी नाली थी उसको बड़े नालों में मिलाया गया था, फिर उस सभी को उठा करके मेन होल में ला करके डाल दिया गया था, जो आजकल होता है। और इसी तरीके से हम नालियों की देखभाल करते थे, उसकी सफाई करते थे। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय, जब हड़प्पा काल था। उस समय में भवन, नगर और सड़क और नालों की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्चतम थी। यहीं इसी पॉइंट से सिविल यूपीएससी के अंदर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या डिफरेंट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टेनेस सिस्टम्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न इंडिया। ऐसे मतलब क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर, तो चीज़ों को अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। उसके बाद आता है आपका नगरीय जीवन। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो भी नगर थे उसमें बहुत हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर को खास बनाने में, नगर को सजाने में, जो बिल्डिंगें दो दो मंजिलों की बिल्डिंगें बनती थी उसको बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहता होगा। हो सकता है वो वहाँ के शासक हो सकता है वहाँ के वो राजा हों, और वो क्या करते होंगे, लोगों को दूर दूर भेजते होंगे और वहाँ से धातु, बहुमूल्य पत्थर और बहुत सी चीज़ों को मंगवाते होंगे। शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग जिन भी चीज़ों को मंगवाते होंगे उनमें खूबसूरत मनके हुआ करते होंगे। मनका एक पत्थर होता है और उन पर बहुत कीमती पत्थर होता है, और उस पत्थरों से तमाम तरह के आभूषण तैयार किए जाते हैं। सोने चांदी के आभूषण जैसी चीज़ें अपने पास मंगवाते होंगे। और इस नगर में एक लिपिक भी होता होगा जो लिपिक मुहरों पर लिखता होगा, और शायद
लिखता होगा। तो कहने का मतलब कि उस समय के जो लिपिक थे, जो जिसे हम क्लर्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो लिपिक जो मोहरों को लिखते थे, उन मोहरों से लिखी हुई चीज़ों के बहुत सारे प्रोफाइल देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और जो मिल जाते हैं उसको हम यही मानते हैं कि लिपिकों ने लिखा होगा, और जो नहीं मिलते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं। कुछ लिपिक के द्वारा लिखी गई मोहरें हमें मिल नहीं पाई। इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि नगरों के अंदर शिल्पकार भी रहते होंगे, शिल्पकार जो स्त्री पुरुष रहते होंगे, जो घरों में या किसी उद्योग स्थल पर बहुत सारी चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। उद्योग स्थल वहीं एक सोचिए पत्थरों का हथियार बनाया जाता था, अगर हम पहले लेसन की बात करें हम, ठीक है, या दूसरे लेसन की बात करें, वहाँ पर हमने बताया था आपको कि एक दो बातें बताई थी, एक आवासीय स्थल होता था, एक उद्योग स्थल होता था, एक आवासीय कम उद्योग स्थल होता था। तो एक उद्योग स्थल जहाँ पर कोई पत्थरों से हथियार बनाता था, एक वो होता था उद्योग स्थल। एक था आवासीय स्थल जहाँ पर सिर्फ रहता था, एक था उद्योग कम आवासीय स्थल, मतलब जहाँ पर पत्थरों से हथियार बनाना शुरू किया, और वहाँ पे देखा नदियों के किनारे का मोस्टली जो प्लेसेज होता है वही हैबिटेशन, वही जो प्लेसेज होते हैं वो उद्योग कम पड़ता, उद्योग और आवासीय स्थल कहे जाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो जो शिल्पकार थे वही उद्योग स्थलों पर तमाम तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे, दूर दूर से उपयोगी वस्तुओं को लाते थे, मिट्टी से बने खिलौने लाते जिनसे बच्चे खेलते, तमाम तरह की बातें थी। तो जब वो वहाँ से आते हैं निश्चित तो वहाँ की भी कुछ चीज़ों को साथ में लेते हैं। तो कुआं जो था, उस कुआं को मैंने बता दिया, कुआं भी बना हुआ। नालियों की आप एक बार व्यवस्था देख लो तो कहेंगे वाह, हड़प्पा सभ्यता ही अच्छी थी। ठीक है, कुएं की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर उस समय की लिपि का प्रयोग किया गया है। इस लिपि को, इस भाषा को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जनरली ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, अर्थात उस लिपि को दाएं से लिखा जाता था, बाएं तक लिखते थे, फिर बाएं से दाएं की तरफ जाकर लिखते थे। उस सभ्यता के अंदर ऐसी चीज़ों को, ऐसे छोटे छोटे हमें खिलौने देखने को मिले हैं जो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि इन चित्रों से संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ पर होंगी, तभी तो हम उसी खिलौने की चीज़ों को बनाए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है, पक्की मिट्टी के बने होते थे। अब आता है नगर और नए शिल्प। कहने का मतलब कि अब हम देखते हैं पुरातत्वविद जो थे, जब पुरातत्वविदों ने अध्ययन किया तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, जैसे पत्थर मिला, शंख मिले, तांबा मिला, कांसा मिला, सोना मिला, चांदी मिले, इनसे बनी हुई बहुत सी चीज़ें मिली थी। ठीक है, इसके साथ साथ वो क्या करते थे, तांबे और कांच से औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, गहने बनाते थे और बर्तन बनाते थे। और सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए हुए चीज़ें पाई गई हैं। इसके साथ साथ कुछ आकर्षक वस्तुएं भी मिली, जैसे मन का बाट और फलक। आप चित्र को देखिए, अभी बातें मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये जो आप व्हाइट कलर में चीज़ देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हो ये क्या है? बाट है, पत्थर का। ये पत्थर का बाट बना हुआ है ये। ठीक है, और एक चट नाम का पत्थर होता था, उसी पत्थर से बाट बनाए जाते थे। ठीक है, और जनरली ऐसा माना जाता है कि जब इतना बड़ा, इतनी अच्छे डिजाइन का पत्थर बना है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को तौलने का काम आता होगा। तौलने किसको तौलने का काम आता होगा? तो हो सकता है जब इतना कीमती पत्थर बना है तो कीमती चीज़ों को तौलने में काम आए। तो गेहूँ चावल से भी कीमती चीज़ें थी, जैसे स्वर्ण आभूषण, जैसे मन का, इसको तौलने के काम आता था। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ, इस वाले चित्र को देखेंगे तो आपको दिखेगा कॉर्नियल पत्थर होते हैं। कॉर्नियल पत्थर ही बहुत ही कीमती होते हैं, तो उनको काटा जाता था, उनको तराशा जाता था, एक पतली सी पाइप टाइप की संरचना बनाई जाती थी, और उसमें छोटे छोटे रस्सी, ऐसी संरचना बनाई जाती थी, पाइप टाइप की, उसमें रस्सी से आसानी से निकाल के छोटी छोटी मोतियाँ गोत ली जाएँ। तो वो चित्र आपको यहाँ देखने को मिलता है, मतलब माले टाइप की संरचना बना ली जाती थी। उसके साथ साथ इस वाले चित्र में देखेंगे तो आपको जो है धारदार हथियार बनाया गया पत्थरों से। तो ये सब चीज़ें उस समय हुआ करती थी। इस चित्र को आप देखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी कि इतनी ज़बरदस्त चित्र बनाई गई है, और इस चित्र के ऊपर जो आप ये कपड़े देखेंगे, कढ़ाईदार वस्त्र देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस समय का इंसान जो था ये तो चित्रकारी करना जानता था। पहले तो ये चीज़ की चित्रकारी करना जानता था। ठीक है, और दूसरी ये बात कि अगर वो चित्रकारी करेगा तो अपने समय की चीज़ों का ही करेगा, तो हो सकता है कि उस समय लोग डिजाइनदार कपड़ों का भी प्रयोग करना शुरू कर देते। और देखिए
पर दाढ़ी तो जरूर जबरदस्त थी इसकी, एकदम फ्रेंच स्टाइल्स में दाढ़ी बनी हुई है। तो हो सकता है कुछ समय दाढ़ी बनाने वाली भी बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत से अच्छे सामान होंगे, जिससे दाढ़ी बहुत अच्छी बन जाती होगी। ठीक है, तो अब देखिए आज से लगभग 7,000 साल पहले जो है हम ये मानते थे कि मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हो चुकी थी। मोहनजोदाड़ो से केवल कपास की खेती के ही साक्ष्य नहीं मिले, इसके साथ साथ वहाँ पे कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष भी मिले हैं, कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष भी मिले, और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब जो कपड़े जो मोहनजोदाड़ो का जो कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो वो चांदी का जो फूलदान होता है ना, उससे ढका हुआ था वो। ठीक है, चांदी का फूलदान बनाया गया था, उसी से ढका हुआ था, उस कपड़े पर लगा हुआ था चांदी का फूलदान टाइप की संरचना बनाई गई थी, और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या करता था, पक्की मिट्टी तथा फ्रेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। कहने का मतलब कि फ्रेंच जान लीजिए क्या होता है। आइए आपको फ्रेंच बताते हैं, अभी बताते हैं फ्रेंच क्या होता है। तो देखिए, अब माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होना शुरू हो गया था, और निश्चित है कि वस्तुएं विशेषज्ञ को द्वारा तैयार की जाएंगी। और विशेषज्ञों का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हों। जैसे पत्थर को तराशना है, ये खास प्रशिक्षण है, तो विशेषज्ञ होता था। मनके को चमकाना है, वो खास प्रशिक्षण है, तो पर्सन को विशेषज्ञ कहते थे। मुहरों पर अच्छी कारी करनी है, डिजाइनिंग बनानी है, तो ये जो करता था वो भी विशेषज्ञ होता था। और फिर सोचिए आप चित्र में देखे तो चित्र में देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस मूर्ति का चेहरा इतनी अच्छी तरीके से डिजाइनिंग की गई है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि विशेषज्ञ ही करते होंगे, ये आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन अगर विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था लेसन 2 या 3 में, 2nd या 3rd में, कि कहीं भी ऐसा प्रूफ देखने को नहीं मिलता है कि कौन सा काम स्त्रियां करती थीं और कौन सा काम पुरुष करते थे। इसका कहते हैं कि पुख्ता सबूत नहीं मिलता है जिससे हम बता सके कि नहीं ये काम स्त्री करती थी, ये काम पुरुष करते थे। लेकिन इसके बावजूद हम मानते हैं कि बहुत से ऐसे कार्य थे जो केवल, जैसे मैंने बताया था कि पशुओं को नहलाना हो, धुलाना हो, उनसे दूध निकालना, उनकी सफाई रखनी हो, तो ये काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे, बताया था मैंने आपको। ठीक है, लेकिन शिकार करना हो तो केवल पुरुष ही जाते थे। घर की महिलाएं घर के कार्यों को देखती थी, घर पे जो पशु रहते थे उनको खिलाने खिलाने का काम करती थी, वहाँ पे जो अनाज उत्पादन होता था घर के पास उसको बचाने का काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन फिर भी मानते हैं कि शायद ऐसा हो कि विशेषज्ञ दोनों हों, दोनों ने प्रशिक्षण लिया हो, वो महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। ये फ्रेंच देखिए, देख रहे कितना सुंदर सा पत्थर है, ये पत्थर है। फ्रेंच जो होता है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्रेंच होता है ना वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फ्रेंच क्या है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पत्थर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बालू लाते हैं, बालू का चूर्ण लाते हैं, उसमें गोंद मिलाते हैं, गोंद मिलाने के बाद जो वस्तुओं को बनाते हैं, बना लिया, कोई वस्तु बन गई, कोई वस्तु मतलब कहने का मतलब कि हम बालू लाए, बालू को लाया, उसमें गोंद मिलाया, दोनों बालू गोंद को आपस में मिलाकर एकदम चिपचिपा बना लिया। उसके बाद कुछ वस्तु एक संरचना बन के तैयार होगी, और उस संरचना के ऊपर हम एक चिकनी परत चढ़ा देते हैं। तो चिकनी परत जो है हल्के नीले या हल्के समुद्री रंग की होती है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, फ्रेंच कहलाती थी। और फ्रेंच से ही हम लोग मनका, चूड़ियाँ, बाल और छोटे बर्तन बनाते थे। अब देख रहे हैं कैसे हर चीज़ वो नगर का निर्माण हो चुका है, और हम नगर की अवस्था बता रहे हैं। नगर की कहते हैं कि नगर की हम प्रशासनिक व्यवस्था तो नहीं, बल्कि हम नगर की जो आंतरिक व्यवस्था है, किस तरीके से नगर में व्यवसाय हो रहा है, किस तरीके से नगर में लोग रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम वर्णन कर रहे हैं। फिर अब कच्चे माल की खोज हो जाती है। अभी बताया था कि लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती शुरू हो जाती है, अर्थात कपास का मतलब कच्चा माल। और देखिए जो किसान था, किसान ने भी तो अनाज उत्पादन शुरू कर दिया था, जो पशुपालक थे उसने भी पशुओं का उत्पादन शुरू कर दिया था। ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। एक नगर में रहने वाला जो इंसान है, वो भी कुछ कार्यों को करना शुरू कर चुका था। कहने का मतलब कि अब कपास का उत्पादन शुरू, किसान के द्वारा कपास उत्पादन शुरू, उसके साथ साथ जो पशुपालक थे उन्होंने कुछ उत्पादन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों इन लोगों ने जिन भी चीज़ों का उत्पादन किया वो सब क्या होते थे,
कच्चे माल होते थे और उन्हीं से हम लोगों ने कुछ नई चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब जैसे कपास है वो कच्चा माल है, अब उसे कच्चे माल से हम लोगों ने उस कपास का यूज करके कटाई बुनाई करके कपड़े तैयार करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, तांबा लोहा सोना लाया, वह भी क्या है, वह भी कच्चा पदार्थ है, वो कच्चा माल है। उस तांबे लोहा सोना से हम ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू कर दिए, अर्थात हमने पदार्थ बनाना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि कच्चे माल तो मिलने लग गए और कच्चे माल से हमने वस्तुओं को बनाना भी शुरू कर दिया। मतलब अब कहीं ना कहीं व्यवसाय की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं व्यवसाय की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, कच्चे मालों से जिन भी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है उन्हें हम क्रय करना, विक्रय करना शुरू कर देंगे और वही होता है आगे। अब चीज़ें क्रय और विक्रय करना होना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए तुरंत आगे दिया है कि अब तो इंसान सब कुछ बना चुका है, अब वो क्या कर रहा है, चीज़ों को खरीदना और बेचना शुरू कर दे रहा है। एक चित्र मिला, उसी समय एक चित्र मिला, इस चित्र को देखेंगे तो गाड़ी की तरीके से संरचना लग रही है, तो लग रहा है कि अगर चित्र उस समय मिला था हमें, ये ऐसी चीज़ें हमें मिली थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय वस्तुओं को सेल करने के लिए अर्थात विक्रय करने के लिए, क्रय करने के लिए हमें क्या होता था, हम ऐसी ही चीज़ों का यूज करते थे। इंसान इसी गाड़ियों का यूज किया करता होगा। अब आयात की बात करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें मंगाता था, तो तांबे का आयात जो है राजस्थान से करते थे, इसके साथ साथ पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। और कांसा बनाने के लिए तो हमें जो है टीन भी चाहिए और तांबा भी चाहिए, तो जो तांबा था, जो टीन था, उसको हम ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। सोने का भी हम आयात करने लगे। वैसे भी आपने केजीएफ देखी होगी, नो गोल्ड फील्ड, कोलार की खान। ठीक है, तो कर्नाटक से हमने जो है बहुमूल्य पत्थरों का आयात करना शुरू कर दिया, गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से। तो देखा आप लोगों ने कि चीज़ों का आयात भी शुरू हो चुका था। तो अब सब कुछ सीख रहा है इंसान, बिजनेस तक पहुंच चुका है, वो व्यापार भी करने लग गया है। ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इतने पॉइंट सारे जो हैं ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर इसे देखें हम तो एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र जो है एक मुहर का चित्र है, मुहर के ऊपर तमाम तरह की नक्काशी की गई है। ऐसे भी मुहरे हमें देखने को मिली हैं। अब देखिए नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन भी तैयार हो रहा है, और ये भोजन कौन तैयार करेगा, तो किसानों का भी बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, कहने का मतलब कि गांव में भी लोग रहते थे। अब देखिए नगर और गांव आ चुके हैं, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि नगर और गांव का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब नगर में भी लोग रह रहे हैं, गांव में भी लोग रह रहे हैं। गांव के लोग अनाज उगा रहे हैं, जानवर पाल रहे हैं, किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले लोगों को, अर्थात जो शासक रह रहे हैं, जो लेखक रह रहे हैं, जो शिल्पकार रह रहे हैं, जो दस्तकार रह रहे हैं, उनको सामान दे रहे हैं। उनको पशुओं से जो भी चीज़ उत्पादित हो रहा है वो ले जाकर नगरों में लोगों को दे रहे हैं। किसान जो चीज़ उत्पादन कर रहा है उसे नगरों को लेकर दे रहा है, नगरों में रहने वाले लोगों को दे रहा है। अर्थात अभी मैंने पहले बताया था कि जिस तरीके से कच्चा माल बना, अर्थात कच्चा माल शहरों में जाना शुरू हो गया। इसके साथ साथ हड़प्पा के लोग तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों सब कुछ उगाना शुरू कर दिए थे। अभी एक चित्र मिलेगा आपको, मैं चित्र दिखाता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो चलिए खिलौना वाला हल है। और लग रहा है कि जब ऐसी ही संरचना हम सोचते हैं कि हल की होती है, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में बात जाती है कि उस समय का जो हड़प्पा काल था वहाँ पर भी हलों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो अब हल का भी प्रयोग होने लगा, क्योंकि हल के जैसे खिलौने मिले थे। तो इसका मतलब कि जिस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, सिंचाई के लिए लोगों ने नए नए तरीके बनाने शुरू कर दिए होंगे। पानी का स्टोरेज भी हमें शुरू कर दिया था, पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि फसलों को सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता थी। और हल तो हमारे पास हो ही चुका था।
इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि हड़प्पा के लोग जो है गाय भैंस भेड़ और बकरी सब पालने लगे और बस्तियों के आसपास जो तालाब और चारागाह भी होने लगे। लेकिन कभी कभी पानी सूख जाता था, मवेशियों और झुंडों को उस पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। और जो लोग थे वो बेड़े जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब एक नगर के बारे में, हड़प्पा काल के जो लोग, हड़प्पा काल के बारे में एक नगर था गुजरात। गुजरात में धौलावीरा नगर था। उस धौलावीरा नगर की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जितने भी नगर हैं उसमें 2 ही दुर्ग मिले हैं, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में जो धौलावीरा नगर है उसमें 3 दुर्ग देखने को मिला था। ये बसा कहाँ है? तो गुजरात में जाएंगे आप, गुजरात में जाएंगे आप तो वहाँ पे कच्छ के जो इलाका है वहाँ पे खादिर बेट जगह है, वहीं पे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ पे बहुत साफ पानी मिलता है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है और वहाँ पर जनरली क्या है, देखिए लिखा हुआ वही बात कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर नगर 2 भागों में व्यक्त था, लेकिन धौलावीरा में नगर 3 भागों में बटा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं अंदर जाने के लिए। उस नगर के अंदर जो है जब आप एंट्री करेंगे तो चारों तरफ पत्थर की बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनी हैं, बहुत ऊंची ऊंची ऐसे दीवारें बनाई गई हैं। और जैसे ही आप नगर के अंदर एंट्री करेंगे बहुत बड़ा उसका प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है। और इस नगर के अंदर एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी है जहाँ पर प्रोग्राम किए जाते थे, ठीक है। और जब यहाँ देखा गया कि यहाँ पर जब खुदाई हुई तो बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ खुदा हुआ मिला था, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ ये तो पत्थरों पर चीज़ें लिखी हुई मिली ही थी, इसके साथ साथ लकड़ी के बड़े बड़े गुटकों पर भी लिखी हुई कुछ चीज़ें हमें मिली थी इस सब के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ मुहरें मिली थी, मुहरों जैसी छोटी छोटी चीज़ें इस पार्क में, इस नगर में हमें देखने को मिली थी। इसके साथ साथ गुजरात में ही खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी से एक मिलने वाली साबरमती है, साबरमती नदी जो खंबात की खाड़ी में ही जाकर मिलती है, तो साबरमती की एक उपनदी है, उस उपनदी के किनारे ही लोथल नगर बसा हुआ है। लोथल के बारे में तो सबसे बड़ी फेमस बात है कि लोथल का बंदरगाह था। तो लोथल नगर ऐसे स्थान पर बना है जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कीमती पत्थर वहाँ से मिलते थे और कीमती पत्थर क्या था, अब तो वहाँ के लोगों के लिए कच्चा माल हो चुका था, क्योंकि उसी से आभूषण मन का सब कुछ बनाया जाता था। उसके साथ साथ वहाँ पे लोथल में पत्थर, शंख, धातु ये सब मिले थे। इसके साथ साथ लोथल में ही भंडार गृह मिला था और भंडार गृह के अंदर कई सारी मुहरें मिली और उस मुहरों के ऊपर मुहर बंदी मिली थी। मुहर बंदी का मतलब होता है कि मुहर के ऊपर सील लगा हुआ था। जिस तरीके से आजकल आप जब एग्जाम्स देने जाते हो तो एग्जाम्स के अंदर जब आप क्वेश्चन पेपर्स आते हैं और जिस फाइल के अंदर रखा होता है उस पर सील लगी होती है, मुहर लगी होती है, उसी तरीके से मुहरें उस समय भी देखने को मिलती थी। चित्र को देखिए तो तालाब दिख रहा है, एक तरफ जाने का रास्ता है और ऐसा लगता है कि बंदरगाह के रूप में था जहाँ पर समुद्र से जहाजें, समुद्र के रास्ते नाव आती थी, यहाँ रुकती थी और यहाँ से माल को चढ़ाया उतारा जाता था। तो उस समय का तालाब देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इमारतें भी देखने को मिली। ऐसा लगता है लोथल में कि मटके बनाने के कारखाने भी थे। पत्थर के टुकड़े अध बन के, अब जब अध बन का मिला तो हो सकता है किसी कारणवश बन नहीं पाया होगा, ठीक है। मटके बनाने वाले उपकरण भी मिले। जो मुहर बंदी होती है, जो मुद्रा होती है, एक बार उसको समझ लेते हैं। जो बात मैंने अभी बोली थी वही बात है कि मुद्रा या मोहर या मुद्रांकन या मुहर बंदी क्या होता था कि जब मुहरों का प्रयोग किया जाता था तो सामान से जब भरा हुआ कोई डिब्बा हो, थैला हो, तो उनको जब चिन्हित करना रहता था, ठीक है, और जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था तो हम उनको बंद कर देते थे। मतलब कहने का मतलब वही चीज़ जैसे कुछ तरह से जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया था आपको कि एक कोई भी सामान भेजना हो तो बड़े से थैले में आप रखोगे, ठीक है। फाइल क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर समझते, क्वेश्चन पेपर लिया हमने एक बड़े से थैले में रखा, थैले में रखने के बाद उसको सील लगा के एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। तो वही क्या था, मुद्रांकन था, वही मुहर की छाप थी, ठीक है। वो जनरली आज तो जो केमिकल्स वाली चीज़ें और जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल्स हो चुका है मुहर, ठीक है, बट उस समय ऐसा नहीं था, तुम गीली मिट्टी का ही मुहर मारते थे उस समय, ठीक है। तो उसी मुहर की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। अगर छाप टूट गई तो हम लोग कहते थे कि आप पेपर के साथ छेड़खानी हुई है, तो वो लोग भी यही कहते थे पेपर के साथ छेड़खानी हुई है, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि सभ्यता कैसे डेवलप करती चली जा रही है, डेवलप होती चली जा रही है।
अचानक सभ्यता के अंत का रहस्य आया कि अब सभ्यता क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। मतलब ऐसा माना गया कि आज से 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटू का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से जो हम राजस्थान से, गुजरात से जो माल का आयात करते थे, वो माल का आयात कम हो गया। मोहनजोदड़ो की जो नालियां बनी थी, उन सड़कों पे कचड़ों के ढेर इकट्ठे होने लगे। जो जल निकास प्रणाली थी वो भी नष्ट हो गई। सड़कों पर जो नगरे 2 मंजिले बिल्डिंगें बनी होती थी वो भी झुग्गी बन गया। ये सब क्यों हुआ पता नहीं चला, लेकिन विद्वान अपने अपने तर्क देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, कुछ विद्वान कहते हैं जंगल नष्ट हो गए थे, कुछ विद्वान कहते हैं कि ईंट पकाने के लिए जो बिल्डिंग्स हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती थी वहाँ पर, तो ईंट तो चाहिए, लेकिन उस ईंट को पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होगी, और ईंधन के लिए जंगलों को काट दिया। इसके साथ साथ मवेशियों के जो बड़े बड़े झुंड थे, आग लगने के कारण चारागाह और मवेशियों के झुंड सब समाप्त हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, सब समाप्त हो गया। कुछ भी हो, नगर का अंत हो गया। लेकिन माना यह जाता है, जो ज़्यादा माना जाता है, यही कहा जाता है कि बाढ़ और नदियों सूख गई, इसलिए वहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई। एक तरफ से ये भी माना जाता है, ये तमाम चीज़ों में बता रहा हूँ, ये एजम्पशंस पर हैं, ऐसा प्रूफ मिला होगा, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं विद्वानों ने। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है कि जो शासक था, उस शासक का नियंत्रण समाप्त हो चुका हो और इसीलिए सब कुछ परिवर्तित हो चुका हो। हम पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो पाकिस्तान का सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग तो, अब बस्तियाँ उजड़ गई तो पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ जाके नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। और इसके बाद 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ये बात देख रहे हैं आप कब की है, 3700 से 3900 साल पहले सब नष्ट हो गया और 1400 साल बाद समझिए फिर नए नगरों का विकास हुआ। ये पढ़ेंगे आप आगे चलकर। ये छोटी सी एक बात है, इसको देख लीजिए। आप एटलस में मिस्र को ढूंढिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आपको मिलेगा। वहाँ पर देखेंगे कि क्या था कि आज से 5000 साल पहले जो राजा थे, राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात को लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े मकबरे बनवाए, और उसी को उन्होंने पिरामिड कहा। पिरामिड के अंदर क्या किया जाता था, राजाओं को जब राजा मर जाता था तो मरने के बाद उनके शव को उस पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था, दफना दिया जाता था, और उसी पिरामिड को हम लोग मम्मी कहते हैं। और उस शव के साथ देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो कुछ चीज़ें हमें मिली थी, हमने बताया था कि जहाँ पर आपने चित्र देखा था, उस चित्र के अंदर बकरी और इंसान दोनों की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं मेहरगढ़ के अंदर। ठीक वैसा भी कुछ यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ की जो मम्मी है, मम्मी के अंदर उस राजा को जो चीज़ें पसंद थी, जैसे खाद्यान्न, पीने वाली चीज़ें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, सब उसके अंदर रख दिया जाता है। और कभी कभी तो देखिए वही चीज़ फिर आई कि वहाँ पर क्या होता है, जब हड़प्पा सभ्यता को जब आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कभी कभी कहीं कहीं ऐसे प्रूफ हमको देखने को मिले हैं कि 2-3 लोगों की हड्डियां एक साथ देखने को मिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उस समय के लोग अपने, जो कहते हैं कि जो पाताल लोक की कंडीशन, जो पाताल लोक होता है, जो परलोक होता है, उस परलोक में भी विश्वास करते थे और सगे संबंधी एक साथ दफना दिए जाते थे। तो वहाँ भी यही चीज़ देखने को मिलती है कि कभी कभी जो शव थे उनके साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ये सब देखने को मिलता था हमें मिस्र में, इस पिरामिड के अंदर। ठीक है, तो वास्तव में कहा जाए कि दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए ऐसा माना गया कि मिस्र ने इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो क्या लिखा हुआ कि क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। बट अगर वो लोग पूरा अपने परलोक पे विश्वास करते थे तो हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। कल्पना कीजिए, यहाँ पर दे रखा है कि माता पिता के साथ आप 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदाड़ो जा रहे हो। कहाँ? गुजरात का लोथल। और कहाँ पर? वो मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी के किनारे। तो सोचिए आप यात्रा कर रहे हो तो क्या क्या ले जाओगे, और आज से 4000 साल पहले। तो सोचिए और देखिए क्या क्या ले जाते हैं हम लोग। ठीक है, इस सारे टर्म के बारे में, नगर क्या होता है, नगर दुर्ग क्या होता है, शासक क्या होते हैं, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई,
इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेसन समाप्त हुआ और कल जो है हम नए लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देते रहेंगे।